बजट डेफिसिट। नाउ सी व्हाट आर बजट डेफिसिट्स। मैंने आपको अभी तक जो कराया वो ये कराया कि गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से रिवेन्यू आता है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। अब डेफिसिट का मतलब है दैट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीट्स। आपके पास आ रहे हैं 100 रुपीज और आप स्पेंड कर रहे हैं 110। तो ऑब्वियस है दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। यू विल हैव टू टेक लोन, यू विल हैव टू रीपे इट एंड इंटरेस्ट भी उस पर देना पड़ेगा आपको। तो आप अपने लिए एक बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं बजट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक गवर्नमेंट का बजट होता है जिसमें रिसीट्स आर जस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वी कॉल इट बैलेंस्ड बजट। कि जहां पर गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स दे आर जस्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट इज अ गुड बजट बिकॉज इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सरप्लस बजट अगर हम देखें तो सरप्लस बजट एज द नेम इज सजेस्टिंग आपके रिसीट ज्यादा हैं और आपका एक्सपेंडिचर कम है, सो वी कॉल इट टू बी सरप्लस बजट। ओके, सरप्लस बजट हम इन्फ्लेशन के टाइम यूज करते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसे बहुत है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज उतनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लोगों के हाथ से परचेजिंग पावर वी वांट टू टेक बैक। तो परचेजिंग पावर आती कहाँ से है, मनी से। तो एक तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, एक तो गवर्नमेंट अपने जो है खर्चे कम कर देती है और गवर्नमेंट जो है टैक्सेस बढ़ा देती है। तो लोगों के हाथ में जो मनी है उसको गवर्नमेंट एक तरह से टेक ओवर कर लेती है एंड वी कॉल इट सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट क्या है? डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्चा उतना नहीं है जितना गवर्नमेंट का रिसीट्स उतने नहीं है जितना गवर्नमेंट का खर्चा है। तो यानी गवर्नमेंट जो है लोन्स ले रही है या अपने असेट्स कम कर रही है। यानी अगर आपका बजट डेफिसिट में चल रहा है तो कैपिटल रिसीट चाहिए होंगी, विच इज नॉट गुड। आपका सेट कम हो रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन डेफिसिट बजट अब जैसे कोविड 19 क्राइसिस रहा, तो इन दैट केस हमें डेफिसिट बजट करना पड़ता है। कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, कई बार कोई कंट्री अटैक कर देती है। 71 में हमारे यहाँ वॉर हुआ, 65 की वॉर हुई। तो ऐसे में बजट डेफिसिट्स में चले जाते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ओके, बट सरप्लस बजट कभी भी नहीं होना चाहिए। फैमिली के लेवल पे सरप्लस बजट इज गुड, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे सरप्लस बजट इज नॉट गुड। व्हाई? आप लोगों से टैक्सेस ले रहे हो और खर्च ही नहीं कर रहे, तो आप उनकी मनी लेके बैठ गए हो। तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप लोगों से मनी इकट्ठी कर रहे हो बट आप उसे स्पेंड नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट के केस में सरप्लस बजट इज नेवर डिजायरेबल, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड इफ इट इज डेफिसिट, डेफिसिट शुड बी वेरी स्मॉल। We shall be seeing different kinds of deficits. First one is your revenue deficit. Revenue deficit is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का जो डिफरेंस है हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यानी फैमिली लेवल पे ऐसे समझते हैं हम कि मम्मा और पापा दोनों की सैलरी मिला के 1 लाख है और हमारे मंथली खर्चे 1.5 लाख है। सो इट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम इसको कैसे पूरा करेंगे, या तो लोन लेके या कोई असेट बेच के। तो दिस इज नॉट गुड। तो रेवेन्यू डेफिसिट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी। ओके, यानी हम अपना रूटीन खर्चा अपनी रूटीन इनकम से नहीं कर पाएंगे। देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग मीन्स या तो आप अपना असेट कम कर रहे हो या आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, दोनों चीजें बुरी हैं। ठीक है, तो आप नेगेटिव सेविंग कर रहे हो इधर। जैसे मेरे बैंक में ऑलरेडी 1 लाख रुपीज थे, अब मेरी इनकम नहीं हो रही है किसी वजह से और मैं अपना पुराना बैलेंस यूज कर रही हूँ। तो दिस इज नेगेटिव सेविंग कि मैं अपना सेट कम कर रही हूँ। या मेरी और बुरी हालत है, बैंक में भी बैलेंस नहीं था, तो इन दैट केस आई एम टेकिंग लोन्स। सो बोथ इन बोथ केसेस आई एम डूइंग नेगेटिव सेविंग्स विच इज अ बैड फाइनेंशियल सिचुएशन। थर्ड, आप कैपिटल रिसीट्स का यूज कर रहे हो। कैपिटल रिसीट क्या करेंगी? आपका इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करेंगी, प्राइस राइज वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगी, मार्केट में महंगाई बढ़ाएंगी और हर चीज महंगी होगी तो एक आम आदमी को उस पे से बहुत फर्क पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन जाएगा। यानी पहले अगर वो 10,000 में अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड दे पाता था, अब वो बेसिक नीड्स दे पाएगा। अगर वो बेसिक नीड्स दे पाता था, वो बेसिक नीड्स भी नहीं दे पाएगा, तो उसका ओवरऑल परचेसिंग पावर कम होगा।
फिर जब आप बोरोइंग बहुत ज्यादा करोगे तो इससे आपके ऊपर डबल बर्डन आएगा। एक तो उन बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली आपका बर्डन है कि इन फ्यूचर आपको वो लोन रीपे भी करना है। सो इट विल क्रिएट ड्यूअल बर्डन ऑन यू, वन द बर्डन ऑफ फ्यूचर पेमेंट, एंड सेकेंड द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दैट लोन। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट कि सुधर जाओ, या तो अपने खर्चे कम कर लो या अपनी रिसीट्स बढ़ाओ। तो अगर फैमिली का खर्चा 1.5 लाख है तो या तो मेहनत करें, हम अपनी सैलरी भी 1.5 लाख तक ले जाएं, या फिर हम अपने खर्चों को मिनिमाइज करके 1 लाख तक लाएं। नहीं तो लॉन्ग रन में हम अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, एंड वी शेल बी इन अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप, जिसे अभी हम समझेंगे आगे कि डेट ट्रैप क्या होता है। ओके तो वी लुक एट इट वंस अगेन टू अ बिट, कि अगर हम अपने रूटीन के खर्चे, जैसे कोई फैमिली है अपने बच्चों की फीस भरनी है, वो खर्चे भी अगर वो अपनी रेगुलर सैलरी में से नहीं कर पाती, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। सिमिलरली अगर एक गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज की सैलरी, लॉ एंड ऑर्डर के खर्चे, जो रूटीन खर्चे हैं गवर्नमेंट के, जो करने ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रही, उसके लिए उसे लोन लेने पड़ रहे हैं, तो इट इज वेरी बैड। एंड सेकंड, अगर गवर्नमेंट नेगेटिव सेविंग कर रही है, असेट्स बेच रही है, अपने लोन्स ले रही है, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो आम आदमी की कमर टूटती है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत फर्क पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। फैमिली लेवल पे भी अगर हम सोचें, हमने लोन ले लिया, उसे रीपे करना है, पहला बर्डन, उस लोन पे इंटरेस्ट देना है, दूसरा बर्डन, तो लोन अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है। एंड इट एक्ट्स एज अ वार्निंग। जैसे एक मूवी बनी थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जिंदगी ऐसे नहीं चलती कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, या तो खर्चे को भी अठन्नी करो, नहीं तो आमदनी को भी रुपया करो, तब लाइफ चलेगी। सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। Fiscal deficit is a gap by which government's total expenditures exceed the government's total generated revenue. This, however, does not include government borrowings. So, total expenditure minus total receipts excluding borrowings. Now, we are commerce students and we know by double entry system, expenditure is always equal to receipts. So, total expenditure minus total receipt will be zero. So, indirectly, fiscal deficit becomes equal to borrowings only. How much we are relying on loans and advances and liabilities, other liabilities, for fulfilling our all the needs. So fiscal deficit is indicating the amount of money that the government will need to borrow during financial year. आप कितना खर्चा लोन लेके पूरा कर रहे हैं, कितनी मनी आप बोरो कर रहे हैं। अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं और उससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एक बार को फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है। जैसे कोई फैमिली लोन ले क्योंकि उसने घर खरीदा है, तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन कोई फैमिली लोन लेके अपने बेटे का बर्थडे मना ले, बिटिया का बर्थडे मना ले, और सब लोग तो हैप्पी बर्थडे बोल के चले जाएंगे, उसके बाद आपको लोन भी रीपे करना है और आपको उस पर इंटरेस्ट भी रीपे करना है। तो सिमिलरली अगर हमारी गवर्नमेंट लोन इसलिए ले रही है कि भाई हम कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगे, या हम जो है ट्रम्प आ रहे हैं उनको इतना खर्चा करके 130 करोड़ का एक्सपेंडिचर करके हम उन्हें वेलकम करेंगे, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिस्कल डेफिसिट मीन्स अगर हो भी रहा है ये, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और मे बी काइंड ऑफ यू कैन से बुलेट ट्रेन बना रहे हैं आप रोड्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फिस्कल डेफिसिट किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। Now we come to implications of fiscal deficit. First implication is debt trap. Debt trap I explain you using my uh, tools. Give me a minute. Yeah. Yeah. Debt trap is a situation of this kind. You are in such a situation. You were having this much of loan, then it increased, then it further increased, and then it increased more. That means imagine you had a loan of 10 lakh. You could not repay it. Since you could not repay it, it became 12 lakh with interest. You could not repay it. Now it became 14 lakh with interest. So your loan will keep on increasing because interest will also keep on adding in it.
सो ओवरऑल यू विल फॉल इन अ ट्रैप. ट्रैप कहा जाता है जंजाल को. यू नो देयर वाज अ मूवी आल्सो ट्रैप्ड, जिसमें एक बंदा जो है घर में बंद हो गया था, लॉक्ड हो गया था. तो उस मूवी का नाम ही था ट्रैप्ड. ट्रैप्ड माना फंस जाना. ओके, तो आप डेट के जाल में बुरी तरह फंस गए हो और उससे आप निकल नहीं पाओगे. सो दैट इज व्हाट डेट ट्रैप इज. तो ऐसी डेट ट्रैप वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए भी क्रिएट हो जाएगी. तो इसलिए अगर हमें इससे बचना है तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमारा फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट में हो, उससे ज्यादा ना हो. सेकेंड इन्फ्लेशन होगा. इन्फ्लेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. महंगाई बढ़ती है, हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि महंगाई एक तरह से ऐसे है कि बिना किसी की जेब में हाथ डाले उसके पैसे चुरा लो. तुम्हारी जेब में पहले 1,000 रुपए थे, इन दैट 1,000 रुपीज यू कुड बाय 4 पिज्जाज. अब पिज्जा 250 की बजाय 400 का हो गया. तो बिना तुम्हारी जेब में हाथ डाले मैंने परचेजिंग पावर कम कर दी. नाउ यू कैन बाय ओनली 2.5 पिज्जा. ओके, सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन डज. तो इन्फ्लेशन इसलिए किसी को पसंद नहीं है. इन्फ्लेशन एक तरह की डायरेक्ट चोरी है कि उसके पैसे आपने चुरा लिए, जेब में हाथ भी नहीं डाला, पैसे भी चोरी हो गए. फॉरेन डिपेंडेंस, आप फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हो रहे हो. और किसी पे भी डिपेंड होना कितना भयंकर है वो तो आपने सिचुएशंस में देखा ही होगा. किसी से कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. किसी पे भी डिपेंड होना अच्छी चीज नहीं है. तो वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट. तो हम स्पेशली नेगेटिवली तो बिल्कुल भी ना हो. जैसे अभी मैं आपको इंडियन इको पढ़ाऊंगी, तो इंडियन इको में हमारा एक चैप्टर आता है कि 1991 में हमने वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया. लेकिन उन्होंने हमें इतनी भयंकर कंडीशंस पे वो लोन दिया कि हमें लगता है कि उन्होंने हमारी मदद की, बट उन्होंने हमारी सिचुएशन का फायदा उठाया एक तरह से. तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए. आप रियल वर्ल्ड में भी सोचो, अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो वो आपका एडवांटेज ही लेगा. यू नो वर्ल्ड इज नॉट दैट स्वीट कि वो आपकी बिना किसी सेल्फिशनेस के हेल्प करेगा. फिर बोरोइंग आपकी फ्यूचर ग्रोथ को रोक देती है. जैसे ऐसे मानो कि अगर मान लो कोई फैमिली है जिसमें दादाजी 2 करोड़ का लोन छोड़ के गए, तो भाई कमिंग जनरेशन तो पहले दादाजी के लोन ही उतारती रहेगी, वो आगे क्या खाक ग्रो करेगी, है ना. लाइक बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बार कहती है कि कांग्रेस ने इतने लोन ले रखे हैं इसलिए हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रहे 7 years बाद भी. वो एक अलग बात है कि वो कितना सच है, या मैं उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रही हूँ. बट फ्यूचर ग्रोथ आपकी हैम्पर होती है इफ यू आर टेकिंग लोन्स, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो लोन भी रीपे करना है और उसका इंटरेस्ट भी. तो वो बर्डन आपके ऊपर बना हुआ है. So now let us see all the formula. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus revenue receipts minus capital receipts excluding borrowings. I have broken up that formula. Formula was total expenditure minus total receipts excluding borrowings. So I broke up total receipts into two, revenue and capital. So I said it, total expenditure minus revenue receipts minus capital receipts excluding borrowings. Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. And primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. Good news is that numericals are no more in our syllabus, but they do ask MCQs related to formula, and in MCQs they use numericals also. Okay, so we will not get 4-mark numericals on it, but in MCQs there can be in MCQs we can get numericals, so we have to be clear on the concept. अब हम क्या करेंगे, हम फिस्कल डेफिसिट के बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू को वो बहुत तरीके से ना मॉडिफाई कर देते हैं. तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर जितने मर्जी तरीके से उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करे, हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट अस सी. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, वन फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चे आपका टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीट्स हैं, इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट. तो यहाँ मैंने लिख दिया बजट डेफिसिट. सो अब इसी से मैंने ये फॉर्मूला डेराइव किया है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इक्वल टू बजट डेफिसिट एंड प्लस बोरिंग्स, क्योंकि एक्सक्लूडिंग माना वापिस ऐड कर दो. अब आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम से ये दोनों बराबर होंगे तो इट विल बी जीरो. व्हेन इट विल बी जीरो तो इट विल बिकम बोरोइंग्स. देखो कैसे एक से ही सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं. ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसको याद रखो, बाकी सब डेरिवेशन है. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट को मैंने बजट डेफिसिट लिख दिया. बजट डेफिसिट जीरो होता है तो मैंने इसको इक्वल टू बोरोइंग लिख दिया. अब इसी को मैं ब्रेक करके यहाँ लिख रही हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल. तो टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, रिवेन्यू एंड कैपिटल.
टोटल रिसीट्स को तोड़ दिया, रिवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट आपने देखा था दो तरह की होती हैं, एक कैपिटल रिसीट होती है जो असेट कम करती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ऐसी कैपिटल रिसीट जो असेट कम करती है लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ाती, क्योंकि लायबिलिटी आर बोरोइंग्स। तो हम खाली वो वाली कैपिटल रिसीट ले रहे हैं बच्चे यहाँ पे जो असेट कम कर रही है लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ा रही। ओके, यानी जैसे देखो, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया तो वो तो यहाँ आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट में, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच दिए एलआईसी में, तो वो बोरोइंग नहीं है, वो कहाँ आएंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। वो कैपिटल रिसीट है लेकिन लोन नहीं है, वो ऐसी कैपिटल रिसीट है जो असेट कम कर रही है लेकिन वो लायबिलिटी नहीं बढ़ा रही। ओके, अब इसी को आप देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, क्या मैं इन दो आइटम्स को रिवेन्यू डेफिसिट भी लिख सकती हूँ? तो मैंने लिख दिया रिवेन्यू डेफिसिट, फिर मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर लिया, अंदर गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये हो गया माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, तो इट बिकेम माय अनदर फॉर्मूला। सो ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। सिर्फ बहुत तरीके से एमसीक्यू को मैनिपुलेट किया जा सकता है, दैट इज व्हाई आई एम doing so many formula with you. I hope the concept of all the three deficits are clear and a very important topic of budget is done today. Thank you so much. Subscribe the channel to get the latest videos.